नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका भाई आ चुका है चैप्टर लेके जो दो ध्रुवता का अंत है। ठीक है, और चैप्टर हमारा 1 है, दो ध्रुवता का अंत चैप्टर 1 है। और हम बुक की बात करें तो समकालीन विश्व में राजनीति बुक का नाम है, जो कि 12th का फर्स्ट बुक है। हमने सेकंड बुक में जो है 2 चैप्टर कवर कर लिए थे, तो हमने आपको उसका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हमने आपको रिवीजन करके दे दिया है। ठीक है, और मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया है, 3 वीडियो कम से कम बने हैं। आप जाकर सभी के सभी देख लीजिएगा, क्योंकि उस चैप्टर में जो 2 चैप्टर के एमसीक्यू टाइप है, उसमें आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो कहीं भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सारे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसमें मैंने बना दिए हैं, एकदम अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों हमारा जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में सुरक्षा राजनीतिक, तो वो है क्या कि उसमें लमसम 8 चैप्टर है वैश्वीकरण तक। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी जो पेपर चलेगा हमारा वह चलेगा कम से कम मिनिमम मार्च में चलेगा। अभी तो फर्स्ट टर्म हमारा दोस्तों, हम आपको सिलेबस कवर करवाएंगे, साथ में हम अपना भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए, दो ध्रुवता का अंत चैप्टर शुरुआत होता है यहाँ से। मैं आपको इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा इस वीडियो में, और थोड़ा कुछ बताऊंगा भी। ठीक है, सोवियत संघ के बारे में बताऊंगा, यूएसएसआर के बारे में, यूएसएसआर हो, सोवियत संघ, यूएसए हो गया, सारी चीज़ें बताऊंगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जितने भी सारी चीज़ें उस टाइम में घटित घटना हुआ था, उस सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक, विस्तार रूप से। अब देखिए दोस्तों, ये कहानी कथा शुरुआत होता है 1945 से। 1945 से शुरू होता है, किसके किसके बीच में? यूएसए, यूएसएसआर, ये दो ऐसे महारथी थे। महारथी मतलब महाराष्ट्र कह सकते हैं, महाराष्ट्र, जो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में बड़े थे और इनका प्रभुत्व था पूरे देश पर, पूरे विश्व पर। ठीक है, यूएसएस मतलब संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका ये फर्स्ट है। ठीक है, और ये यूएसएसआर है, ये है सोवियत संघ। सोवियत संघ। अब देखिए दोस्तों, यूएसएसआर और यूएसए, इनकी जो विचारधारा थी वह दोनों अलग अलग थी। अब अगर हम इनकी विचारधारा की बात करें यूएसए की, तो यह थी पूंजीवादी विचारधारा, जिसको क्या कहते हैं? उदारवादी। ठीक है, और ये अगर हम सोवियत संघ की बात करें, यह था समाजवादी या फिर साम्यवादी। मतलब कि दोस्तों, ये इनकी जो विचारधारा थी वह बिल्कुल अलग थी। अब ये कहानी होता है कुछ इस तरह शुरू, शीत युद्ध। ठीक है दोस्तों, शीत युद्ध से शुरू होता है, जो कि आप सभी ने सुना होगा इसका नाम, शीत युद्ध, जो कि 1945 से लेकर 1991-92 तक चला था। ठीक है, 1991-92 तक चला था शीत युद्ध। अब दोस्तों, ये शीत युद्ध का जो मुख्य प्रसिद्ध बातें हैं वह था बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार, शीत युद्ध का जो प्रभुत्व मतलब देखा गया है, यही देखा गया है। और ये जो बर्लिन की दीवार है, ये है दोस्तों जर्मनी में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो बर्लिन की दीवार से शीत युद्ध का शुरुआत होता है कि जर्मनी में बर्लिन की दीवार मतलब कि जर्मनी में जर्मनी के बीचों बीच एक बर्लिन की दीवार को खड़ी किया गया था। एक तरफ था पूर्वी जर्मनी, एक तरफ दक्षिण जर्मनी। ये दो
अलग अलग कर दिए गए थे, किसी के कारण? शीत युद्ध के कारण। ठीक है दोस्तों, जब दोनों राष्ट्र में शीत युद्ध चल रहा था तो क्या था कि मतलब कि ऐसे इन दोनों को अलग कर दिया, मध्य दक्षिणी और पूर्वी। ठीक है। अब दोस्तों शीत युद्ध का एक खास बात यह है कि ये यूएसए और यूएसएसआर में जब युद्ध चला तो एक भी बार गोली या बारूद, मतलब कि हथियार से, मतलब कि दोस्तों हथियार से लड़ाई ना करने वाला युद्ध शीत युद्ध था। और इस शीत युद्ध में न जाने कितने देश तबाह हो गए थे, बस इन दोनों के कारण यूएसएसआर और यूएसए। दोस्तों हम इस चैप्टर में बस इतना यूएसएसआर यूएसए पे ज़्यादा हम गौर करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जितना खास नहीं है। क्योंकि बाद में जब यूएसएसआर में बहुत सारी ऐसी इसका प्रस्तावना हुआ, इसका विघटन हुआ, विघटन के कारण क्या थे, किस कारण से विघटन हुआ, वहाँ के नागरिक क्या चाहती थी, वहाँ की सरकार क्या चाहती थी, वहाँ के नागरिक क्या साम्यवादी व्यवस्था रहे या हटे, मतलब कि बहुत सारे के प्रकार वहाँ पे देखने को मिला, विवाद देखने को मिला, जिसके कारण अंत में इसका समाप्ति हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया। दी एंड जो है शीत युद्ध का यहीं पे होता है। जब यूएसएसआर का जो समाजवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा, वह समाप्त हुआ तो जो शीत युद्ध है यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बर्लिन की दीवार की बात की थी। अब ये बर्लिन की दीवार जो है 1989 में वहाँ की जो जनता थी जर्मनी की, वह इसको तोड़ने की कोशिश की और वह कोशिश करने में असफल रहे, तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों। परंतु दोस्तों क्या था कि जो जर्मनी था, जो दक्षिण वाला साइड था वह यूएसएसआर के था, और जो पूर्वी वाला था यूएसएस के था। ठीक है। अब देखिए हमने किस प्रकार से जो है बर्लिन की दीवार के ऊपर में बात की थी। अब दोस्तों मैं एक चीज के ऊपर बात करें तो अगर हम शीत युद्ध में बात करें तो ये मुख्य रूप से आपको बस इतना याद रखना है कि एक यूएसए थी जो पूंजीवाद विचारधारा पर आधारित थी, और एक था यूएसएसआर जो कि समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है। अब इनके बीच में टकराव हुए। ठीक है। अब दोस्तों जब इनका युद्ध 1945 से शुरू हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, दोस्तों ऐसे बहुत सारे राष्ट्र थे जो उस टाइम स्वतंत्रता में आए थे, जैसे कि मिस्र हो गया, हमारा भारत हो गया, और इस्लामी ऐसे बहुत सारे राष्ट्र थे जो कि अभी अस्तित्व में आए थे। तो जैसे ही वह स्वतंत्रता उनका हुआ, उस राष्ट्र का स्वतंत्रता पाई उन्होंने, तो इन दोनों राष्ट्रों से उनको प्रेशर आने लगा, मतलब कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं, यूएसए की तरफ या यूएसएसआर की तरफ। तो हमारे भारत के उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि हम हमेशा शांति के खिलाफ रहते हैं, शांति में सहयोग करते हैं, हमेशा शांति बना के रखते हैं। तो हम न आपकी तरफ जाएंगे, न यूएसए की तरफ जाएंगे, न यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। हम एक बनाएंगे गुट निरपेक्ष। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने एक अलग से आंदोलन चलाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इस आंदोलन में ऐसे और 3 देश को शामिल कर लिया, मिस्र हो गया, इस्लाम हो गया, और एक और भी है मलेशिया या ऐसा कुछ है। ठीक है। 3 देश को शामिल करके अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन बना लिया, मतलब कि हम किसी भी राष्ट्र के अंदर ना जाएंगे। अगर वैसे जाते यूएसए की तरफ तो
ये बुरा मान जाता, ठीक है। अगर इसकी तरफ या तो यूएसएसआर की तरफ तो यूएसए बुरा मान जाता। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने दिमाग से काम लिया, किसी की तरफ नहीं गया। परंतु जवाहरलाल नेहरू जी ने यह सोचा कि अगर भविष्य काल में हमारे ऊपर अगर कोई संकट आएगा तो ऐसा कोई देश होना चाहिए ना जो हमारी मदद कर सके, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि चुपके से जाके यूएसएसआर में अपना जो है हाथ मिलाकर सब मतलब कि दोस्त तैयारी निभाना शुरू कर दिया, ठीक है, यूएसएसआर में। तो अब देखिए दोस्तों, यूएसएसआर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हाथ मिला लिया, परंतु इसको पता नहीं लगने दिया, ठीक है। अब दोस्तों यूएसएसआर जो है अब इसकी कहानी शुरू होती है, ठीक है, कि इसका प्रस्तावना किस प्रकार से था, सारी चीजें किस प्रकार से थी। तो इसका यहाँ तक खत्म होता गुरुनिरपेक्ष आंदोलन तक। अब देखिए दोस्तों, इसकी प्रस्तावना की बात करें हम, सोवियत संघ की प्रस्तावना। पहला पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, जो सोवियत संघ है वह सोवियत संघ, मैं पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोवियत संघ मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का यह एक संरचना थी, ठीक है दोस्तों। मतलब कि सोवियत संघ में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मतलब कि दोस्तों हर तरीके का जो अन्य देश में भी होता है वैसे वहां पे भी था। परंतु दोस्तों वहां की जो आर्थिक स्थिति थी वह एक तरीके से कमजोर हुई जब से हमने रूसी क्रांति पढ़ा। तो रूसी क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, रूसी क्रांति, है ना। रूसी क्रांति जब से शुरू हुआ, जब से इसकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई और यह एक देश में कम से कम दूसरे नंबर पर आर्थिक स्थिति में बना है वर्तमान समय में, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, कि दोस्तों इस जो सोवियत संघ है वह 1917 में अस्तित्व में आया था, सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ 1917 में अस्तित्व में आया था। कम से कम दोस्तों अगर हम बात करें, कम से कम तो 15 देश शामिल थे, ठीक है, शामिल थे भी, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1917 में अस्तित्व में आया सोवियत संघ, ठीक है, और 1945 में उसने क्या किया कि वही सीटी शुरू कर दिया। मतलब काफी लंबा गैप है तब भी। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने भी बोला आपको कम से कम 15 देश शामिल थे। वे कौन कौन से देश शामिल थे इसका भी जिक्र करना थोड़ा बनता है। तो सबसे पहला नाम लेते हम यूक्रेन का नाम लेंगे, दूसरा बेलारूस हो गया, तीसरा इंडोनेशिया हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र थे जो यूक्रेन से अलग हो गया। कब? विघटन के पश्चात। विघटन जब हुआ उनका, ऐसे बहुत सारे देशों का अलग हुआ सोवियत संघ से। बस एक लास्ट में बचा कौन? रूस, जो अभी वर्तमान समय में है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो आप सभी देख भी रहे न्यूज पे, ज़्यादा यूक्रेन और जो रूस है उसके बीच गंभीर युद्ध का मामला छिड़ा हुआ है और 2-3 साल से युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो सोवियत संघ की जो प्रस्तावना है इसमें 2-3 पॉइंट आएंगे, क्योंकि इसका कब से ये लागू हुआ, किस चीज पे आधारित था, इसकी जो क्या अभी मैंने आपको बताया था ना, वो अवधारणा थी किस पे थी, समाजवादी साम्यवादी अवधारणा पे यह लागू करता था।
और इसमें जो दोस्तों ये मतलब कि जो इसके नागरिक थे उन पे एक ही चीज लागू होती थी, मतलब कि संपत्ति का अधिकार, क्या संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब कि दोस्तों गरीब हो या फिर अमीर, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी को समान जितने भी चीज़ें हैं सरकार की तरफ से इक्वल मिलेगी, बराबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़। तो वहाँ पे मतलब कि ये हम कह सकते हैं जो वहाँ पे अमीर लोग थे, कौन अमीर लोग, उन्होंने आंदोलन चलाने का प्रयास किया, क्योंकि हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो गरीब लोग वो बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बराबर नहीं थी। तो वहाँ पे यही कारण एक था कि मतलब कि वहाँ के जो नागरिक है, नागरिक वह समाजवादी यानी साम्यवादी अवधारणा को अपने देश में नहीं लाना चाहती है, नहीं लाना चाहते थे। इसी कारण से जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, यही एक मुख्य कारण था उसमें। और जो पूंजीवादी व्यवस्था है मतलब कि कायम है किसी किसी देश में, यूक्रेन, बेलारूस ऐसे और इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे सारे जितने ज्यादा देश में है ये सारी चीजें। परंतु रूस में अभी भी साम्यवादी है, रूस और एक चीन। चीन आपके नाम हमेशा सुना होगा चीन का, यही एक देश है जिसमें साम्यवादी व्यवस्था अभी तक लागू है। ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था लागू है चीन में। और दोस्तों इसमें क्या है कि एक ही दल भी है, आपको मैंने उस वीडियो में बता रखा था, इसमें एक ही दल है, एक ही नेता, एक ही राज्य, सब कुछ एक ही। ठीक है, परंतु ये अभी हम आगे एक टॉपिक आएगा दूसरे चैप्टर में, उसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था में उत्थान हुआ, उत्थान का मतलब बढ़ोतरी हुआ, वो हम भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने सोवियत संघ की प्रस्तावना में ज़्यादा चीज़ है नहीं, 2-3 पॉइंट है इसमें बस, कब इसका निर्माण हो, कितने देश इसमें विघटन में जो है ना दोस्तों, नहीं सब आएगा 15 देश का कब हुआ। अभी हम और विस्तार से इसके बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है, विघटन के बारे में, क्योंकि ये जो चैप्टर है मिनिमम कितना, मिनिमम जो है 6 मार्क्स का है एक चैप्टर। तो हम इसमें यह बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन बनेगा वह 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर का ही बनेगा। मतलब कि चारों टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें एमसीक्यू भी ज्यादातर है। तो मैं जैसे चैप्टर 1 खत्म हुआ, मैं एक लंबा सीरीज वाला एमसीक्यू आपको बना दूंगा। मैं पिछली तरह बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ कि 2 टॉपिक में, 2 वीडियो में एक ही टॉपिक पर एमसीक्यू चल रहे हैं, नहीं, मैं आपको सीधा एक वीडियो में पूरा कवर करवा दूंगा एक चैप्टर का एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने काफी है। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज, हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।